इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्जियों के बीज लगाने से लेकर के उन्हें गमले में शिफ्ट करने तक का पूरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। शुरू करने से पहले जिन व्यूवर्स ने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जुलाई का सीज़न चल रहा है। जुलाई का सीज़न मतलब बरसात का सीज़न, जो कि हमारे सीड्स के लिए ऑप्टिमम सीज़न होता है ग्रो करने के लिए। सीडलिंग करने के लिए सीडलिंग ट्रेज आती हैं, लेकिन मैं सीडलिंग करना ट्रेज में पसंद नहीं करता। मैं सीडलिंग करने के लिए डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ करता हूँ। डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर से तैयार किए गए पौधे को निकालना बहुत आसान होता है। इस तरह से हमें ग्लास में ड्रेनेज होल्स बनाने हैं जिससे पानी आसानी से निकल जाए, नहीं तो पानी में बीज सड़ने लगता है। अब हम आते हैं सीडलिंग के लिए सॉइल मिक्स पर। हमें सीडलिंग के लिए ऐसा मिक्स चाहिए जो बहुत हल्का हो और जिसमें नमी बनाए रखने की क्षमता हो। इसके लिए आप प्लेन कोकोपीट या गार्डन सॉइल और कोकोपीट 50-50% में यूज कर सकते हैं। सीडलिंग के लिए अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स हो तो अच्छा है, इनमें हमें सक्सेस रेट अच्छा मिलता है। हम लौकी, गिलकी और करेले की सीडलिंग करने जा रहे हैं। जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए इन सीड्स को 7 से 8 घंटे के लिए पानी में गला के रख सकते हैं। मैंने डायरेक्टली सीडिंग की है। हमें सीड्स को ज़्यादा गहरा नहीं दबाना है। अंदाजे के लिए जितना बड़ा सीड है उतनी ही गहराई में उसे लगाना है और उसे पूरी तरह से कवर करना है। अब हमें इसे तब तक पानी देना है जब तक कि वो ड्रेनेज होल से ना निकलने लगे। एक बार ये प्रोसीजर पूरी हो जाए फिर हमें उन्हें ऐसी जगह रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, बस सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। और हमें रोज़ ये ध्यान रखना है कि मिट्टी की परत सूखनी नहीं चाहिए और इसकी नमी बरकरार रहनी चाहिए, नहीं तो हमारी सीडलिंग की प्रोसीजर फेल हो जाएगी। 4 दिन बाद हमारे 4 में से 3 ग्लासेस में स्प्राउट्स निकल आए हैं। करेले का बीज बहुत हार्ड होता है तो उसे उगने में थोड़ा समय लगता है। बीज पहले मिट्टी से नमी सोखकर फूलता है और फिर उसमें से जड़ें निकलती हैं जो नीचे की ओर नमी सोखने के लिए बढ़ती हैं। देखिए कितनी सुंदर और मजबूत जड़ें निकली हैं हमारे पौधों में से। यही इन्हें मजबूती देंगी और मिट्टी से सारा पोषण लेंगी, जिससे पौधा शक्तिशाली बनेगा और इसमें और पत्तियां निकलेंगी। अभी हमें इन्हें हर सुबह और शाम हल्की धूप में रखना है। डायरेक्टली सनलाइट में अभी भी इन्हें नहीं रखना है क्योंकि अभी भी ये पौधे नाजुक हैं। इस स्टेज में ओवर वाटरिंग से बचने के लिए मैं इन्हें इस तरीके से पानी देता हूँ। इस तरीके से पानी देने से ड्रेनेज होल से ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी पानी सोख लेती है। आप इसे डायरेक्टली भी वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस ट्रे का उपयोग करता हूँ और उसे तब तक भरता हूँ जब तक कि ये नीचे से थोड़ा पानी में ना डूब जाए। अभी भी हमें इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट और तेज बारिश से बचाना है। अब 7 दिन बाद सब पौधों में अच्छी पत्तियां निकल आई हैं, लेकिन ये इसकी असली पत्तियां या ट्रू लीव्स नहीं हैं। अभी इस स्टेज में हमें इन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करना है। पौधों को ट्रांसप्लांट तभी किया जाता है जब इनमें से इनकी ट्रू लीव्स आ जाती हैं, तब हम इन्हें सेफली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वरना इनके डैमेज होने का खतरा बना रहता है। आज 11 दिन बाद सब पौधों को ट्रू लीव्स निकल आई हैं। करेले के सीड्स पुराने थे इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हो सके। नए सीड्स मंगाकर फिर से ट्राई करना पड़ेगा। अब हम तैयार हैं अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए, क्योंकि आप जो अब तीसरी पत्ती देख रहे हैं वो कहलाती है ट्रू लीफ, मतलब जो कि हमारी बेल की असली पत्तियां होंगी। अब हम देखते हैं पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें कैसा पॉटिंग मिक्स चाहिए। दोस्तों सही पॉटिंग मिक्स का चुनाव करना प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरा पसंदीदा पॉटिंग मिक्सचर है 50% काउडंग मैन्योर या गोबर खाद और 50% गार्डन सॉइल। ये गार्डन सॉइल है, हमने इक्वल अमाउंट्स में ले ली है, और ये है नीम की खली। अगर आपके पास गोबर खाद अवेलेबल नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट
और कोकोपीट को भी 25-25% में यूज़ कर सकते हैं। गोबर खाद जितनी ज़्यादा डिकम्पोज होती है उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। अब हम गोबर खाद और गार्डन सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि दोनों कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। इसमें हमें ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 मुट्ठी नीम की खली भी डाल देनी चाहिए, जो कि एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और नेचुरल फंगिसाइड होती है। अब ये जो मिक्सचर है ये ऑप्टिमम मिक्सचर है प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसीलिए ये मेरा फेवरेट पॉटिंग मिक्स है। इस बड़ी पॉटिंग पॉट में हम लौकी और गिलकी लगाने के लिए तैयार हैं। बड़ी ट्रेज में हमें ड्रेनेज के लिए इतने होल्स करने पड़ेंगे, नहीं तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है और फाइनली रूट रॉट हो जाता है। इन सब होल्स को हमें पत्थरों से अच्छे से कवर कर लेना है जिससे कि पानी अच्छे से ड्रेन हो सके और पौधे की जड़ें ना सड़ें। तो दोस्तों अब हम तैयार हैं अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के लिए। डिस्पोजेबल ग्लास में प्लांट उगाने का फ़ायदा। अब देखिए कितनी आसानी से ये पौधा ग्लास से बाहर आ जाएगा। वो पूरे रूट बॉल्स के साथ में आता है, उसमें बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो पाता। इसीलिए डिस्पोजेबल ग्लास मेरी चॉइस है सीडलिंग ग्रो करने के लिए। देखिए कितना बेहतरीन पौधा उसकी रूट्स के साथ में अब हम सेफली इसे ग्लास से बाहर निकाल पाए हैं। अब दोस्तों बड़े ही केयरफुली हमें इन प्लांट्स को एक दूसरे से अलग करना है। इसे अलग करने का एक आसान तरीका है कि आप इसे एक पानी के मग में डुबा दीजिए, सारी मिट्टी डिसॉल्व हो जाती है और प्लांट्स की रूट्स अलग हो जाती हैं। हमें कोशिश करनी है कि रूट्स को कम से कम डैमेज हो। अगर ना डैमेज हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर हो तो भी कम से कम डैमेज हो। अब ये देखिए हमारा प्लांट ट्रांसप्लांट हो गया है। अब इसकी जड़ों को बड़े ही केयरफुली आराम से हमें मिट्टी के अंदर दबाना है। बहुत ज़्यादा भी फोर्सफुली नहीं प्रेस करना है, बड़े ही आराम से उसे फ्लफी सॉइल में रखना है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के तैयार किए हुए प्लांट्स को भी उनके अपने अपने पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये गिलकी का प्लांट ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों गिलकी का एक प्लांट जो है वो बहुत ही छोटा है, उसमें अभी ट्रू लीफ नहीं आई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसे ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। बड़े ही केयरफुली मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगा, हो सकता है ये भी आसानी से लग जाएगा, पर आप लोग ऐसे रिस्क मत लीजिएगा। एक बार हमारे प्लांट्स ट्रांसप्लांट हो गए कि फिर इसके बाद हमें इन्हें कुछ दिनों के लिए पार्शली शेडेड एरिया में ही रखना है, जहाँ सुबह और शाम की 1-1 घंटे की धूप आती हो। और एक बार हमारा प्लांट जड़ पकड़ ले या अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाए तो फिर हम इन्हें फुल सनलाइट में प्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारे सारे प्लांट्स अच्छे से ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और अब ये फुल सनलाइट में आने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दिखाई गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। आपकी क्वेरीज और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल इन लैप ऑफ नेचर के साथ। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा आगे का अपडेट और हमें फर्टिलाइज़र्स कैसे और कौन सा यूज़ करना है और कब यूज़ करना है और प्लांट के आगे की केयर कैसे करनी है। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।